हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और साथ ही स्वागत है हमारे स्मार्ट सीरीज में। तो घटना चक्र की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम हिस्ट्री में सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति इससे संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। क्यों विलक्षण है? तो किस पे आश्रित होता है वो? ए संस्कृति पर, बी अर्थव्यवस्था पर, सी धर्म पर और डी विज्ञान पर। तो इसका आंसर है बी अर्थव्यवस्था पर। अब कैसे होता है इसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। यहाँ पर बताया है कि मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे समाज परिवर्तित होता जाता है। जैसे पहले क्या था, मानो पहले खाद्य संग्राहक था क्योंकि ये पहले क्या करता था कि फल फूल कंदमूल इकट्ठा करके उसका संग्रह करके अपना जीवन यापन करता था। ठीक है, धीरे धीरे कृषि उत्पादक बढ़ा, जैसे कि मेहरगढ़ कृषि के साक्ष्य पाए गए। ठीक है, और फिर बनावली से पाया गया लकड़ी का हल, बनावली से लकड़ी का हल। फिर कुल्लू से पाया गया धान की भूसी। कोल्डिहवा से पाया गया चावल। तो इन सारे साक्ष्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि हाँ, ये कृषि उत्पादक बना। ठीक है, उसके बाद से उद्योग, इसका विकास उद्योग में हुआ। उद्योग जैसे कि चंदूहड़ों से मनके बनाने का कारखाना। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो मिलती जा रही हैं उत्खनन के दौरान, जो भी चीज़ें मिली हुई हैं, अभी भी उत्खनन होता रहता है, अभी भी कुछ ना कुछ मिलता रहता है, न्यूज़ में आप देखते ही होंगे। ठीक है, तो अभी भी ये सारी चीज़ें मिलती जा रही हैं। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ, पहले वो खाद्य संग्राहक था, फिर स्थिति बदली, फिर वो कृषि उत्पादक बना, फिर वो उद्योग की तरफ आ गया। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है वैसे वैसे सामाजिक व्यवस्था भी बदलती गई। संस्कृति, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है, संस्कृति जैसे कि मान लीजिए कि परंपरागत हमारी परंपरा क्या है, मान लीजिए कि हमारी परंपरा है साड़ी पहनना। ठीक है, धीरे धीरे क्या हो गया, साड़ी से जीन्स पे आ गए। ठीक है, सूट पे आ गए। तो ये सारी बदल रही है। विज्ञान, जैसे विज्ञान क्या था कि हम किसी चीज़ में तकनीकी का यूज करने लग गए। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर ये बता रहा है। तो इसका आंसर है आपका बी, यानी अर्थव्यवस्था पर। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? सुमेरियन सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से, वैदिक सभ्यता से या मेसोपोटामियाई सभ्यता से? यहाँ पूछ रहा है हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? तो ये आप सभी को पता है, ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। कहीं आप लोग ये मत समझिएगा कि सिंधु दिया है, यहाँ पर हड़प्पा दिया, दोनों एक ही होगा और लगा के चले आए मेसोपोटामिया। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। ठीक है, बी है, हड़प्पा नामक पुरास्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। देखिए एक चीज़ और आपका यहाँ पर मिल गया कि हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा क्यों कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी क्यों कहते हैं। तो यहाँ तो देख रहे हैं कि पहला जो प्रथम जो पुरातात्विक प्रमाण था वो हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ था, और जब वो हड़प्पा से प्राप्त हुआ तो इसी के आधार पर इसका नामकरण कर दिया गया था। ठीक है, कालानुक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन थी। तो किसके समकालीन है? मिस्र एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन है। सिंधु सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से या उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो ये आप सभी को पता है, इसका संबंध आद्य ऐतिहासिक युग से है क्योंकि इसमें लिपि मिली हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं, आप लिखा होगा
हाँ, लेखन कला का ज्ञान तो है ही नहीं, ठीक है, लेकिन लेखन कला का ज्ञान तो लेखन कला ज्ञात हुआ है हमें, लेकिन अभी तक अपठित है, इसलिए इसे आद्य ऐतिहासिक युग में रखा गया है। ठीक है, आंसर है इसका बी। अगला है सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरी सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। अब आपको देखना है इसमें से कि गैर आर्य कैसे थी। अगर आपने एनसीईआरटी को पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे तरीके से इसका आंसर दे जाएंगे, क्योंकि ये जो नगरीय सभ्यता की बात कर रहा है ना, ये नगरीकरण ये नहीं था, क्योंकि ये जो गैर आर्य लोग होते थे ये ग्रामीण होते थे, ग्रामीण, इनकी ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी, ये नगरीय सभ्यता नहीं थी। यहाँ पर थोड़ा सा अगर आपने गैर आर्य थी यानी आर्यों की क्या विशेषता थी ये पूछ रहा है, इनमें से आर्यों की क्या विशेषता नहीं थी, यहाँ गैर है ना, तो इनमें से आर्यों की विशेषता क्या नहीं थी, गैर आर्यों की उनकी अपनी लिपि भी थी, खेतीहर अर्थव्यवस्था भी थी और उनका विस्तार नर्मदा घाटी तक भी था, लेकिन जो उनकी सभ्यता थी वो नगरी ना होकर के ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर दिया भी है कि आर्य ग्रामीण सभ्यता के थे। देखिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पहले क्यों रखा जाता है? लिपि के आधार पर, नगर नियोजन के आधार पर, तांबा के आधार पर या मृद भांड के आधार पर? तो देखो लिपि के आधार पर तो हम कह नहीं सकते, लिपि तो पढ़ी नहीं गई है। ठीक है, नगर नियोजन भी नहीं कह सकते क्योंकि ये अर्थव्यवस्था का वो होता है, अर्थव्यवस्था जैसे जैसे बदलती है, तकनीकी जैसे जैसे आता है वैसे वैसे नगर गांव जो है वो नगर की तरफ चलते जाते हैं, तो ये भी नहीं कह सकते। तांबा ये भी नहीं है, आपका मेन है मृद भांड। अब यहाँ पर कह रहा है आंसर डी, यहाँ पर कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी, तो सभी जानते थे। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृद भांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व सिद्ध करते हैं। यानी लिपि तो पढ़ी नहीं गई है तो लिपि को छोड़ो आप। ठीक है, फिर नगर नियोजन सब जानते थे, काफ़ी बेहतरीन स्थिति में है ये इसको लेकर के, तो ये सारी चीज़ें तो सब जानते थे, तो इन चीज़ों के आधार पर हम पहले नहीं रख सकते। ठीक है, लेकिन जो मृद भांड हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, ये कई स्थानों पर पाए गए हैं और इन मृद भांडों की क्या विशेषता थी जिनके आधार पर इनको आर्यों से पूर्व रखा गया? तो वो था कि इनके जो मृद भांड थे सिंधु घाटी सभ्यता के, वे काले रंग के होते थे और लाल रंग की इन पर चित्रकारी होती थी। ठीक है, वहीं जो आर्यों के होते थे वो धूसर एवं चित्रित धूसर मृद भांड होते थे जो बाद के हैं। ठीक है, तो ये आर्यों से होते हैं, धूसर एवं चित्रित यानी भूरे कलर के। ठीक है, भूरे कलर के, गेरुआ रंग का, इनका लाल काला होता था, इनका गेरुआ रंग का होता था। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि, अब सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो वैदिक सभ्यता से क्यों भिन्न है? इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं, इनके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इनके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था, उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल सही बात है, इनके पास विकसित शहर थी, चित्रलेखीय लिपि भी थी, जो मृद भांड वगैरह हैं, मोहरे वगैरह हैं, उन पे चित्रलेखीय लिपि है उस पर। ठीक है, और इनके पास लोहे तथा रक्षा के शास्त्रों का अभाव है, बिल्कुल लोहे का ज्ञान इनको था ही नहीं, तो यही तो पूछ रहा है, यही तो ये बता रहा है, तो आंसर हो गया इसका डी यानी सभी। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से अनेक बातों से भिन्न थी। सिंधु घाटी नगरीय थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा शस्त्रों के ज्ञान से युक्त थे, जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता में लोहे के ज्ञान का अभाव था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है शिलालेख, पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई, उपर्युक्त सभी। तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो सारे आते हैं, क्योंकि पक्की मिट्टी के मुहर हो गए, ये भी पुरातत्व में ही आते हैं, शिलालेख ये भी पुरातत्व में ही आते हैं। तो आप क्या करेंगे, तुरंत लगा देंगे उपर्युक्त सभी और आपका हो जाएगा गलत। यहाँ पर शिलालेख तो हैं, ठीक है, मैं मानती हूँ कि शिलालेख हैं, ठीक है, पक्की मिट्टी के मोहरों पर अंकित भी लेख है, लेकिन ये अपठित है ना, अपठित, तो इनके आधार पर आप जानकारी कैसे इकट्ठा कर सकते हैं जब ये अपठित है? तो बाकी और भी चीज़ें हैं यहाँ पर, पुरातात्विक खुदाई से और भी चीज़ें प्राप्त हुई हैं, उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि हाँ ये जानकारी के स्रोत हैं। ठीक है, आंसर हो गया आपका सी।
अगला निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? शिलालेख, पुरातत्व संबंधी खुदाई, बर्तनों की मोहरों पर लिखावट, धार्मिक ग्रंथ। तो आंसर बताने की जरूरत नहीं है, ऊपर ही पढ़ते आ रहे हैं। आंसर है बी। सिंधु घाटी निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहां पाई गई जैसे मुहरे, बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार, मंदिर, लिपि। अब देखिए यहाँ पर हथियार औजार कर दिया, ये तो बिल्कुल ही नहीं था, ये गया आपका। मंदिर, ये भी, इसके भी साक्ष्य नहीं पाए गए हैं। लिपि तो पढ़ी ही नहीं है, तो आंसर आपका आ गया ए। आंसर है ए। ठीक है, इसमें देख लेते हैं। संदेव सभ्यता से संबंधित विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहां से प्राप्त 3000 से अधिक मुहरें इस सभ्यता के विषय में जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। मुहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से संदेव सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों एवं विश्वासों पर प्रकाश पड़ता है। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, ठीक है, छोड़ सकते हैं बिल्कुल भी। जहाँ जहाँ अगर मुझे लगेगा कि हाँ इसमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं तो मैं आपको बता दूंगी। अगला, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? एम रफीक मुगल ये कह रहे हैं कि इसकी उत्पत्ति हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामियाई सभ्यता से प्रेरणा ली। EJ मैके कह रहे हैं कि सुमेर से लोगों का पलायन हुआ यहाँ सिंधु घाटी की तरफ। मार्टिन व्हीलर कह रहे हैं कि पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन हुआ। और अमलानंद घोष का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। तो इसमें जो आपका पहला है वही गलत है, क्योंकि स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को, स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मान्यता देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा ए। पहला ही आपका गलत है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। ये नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है आपका आंसर राइटिंग में। मेंस आंसर राइटिंग के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो किसने कहा, क्या कहा था, ये हिस्ट्री ऑप्शनल वाले ज़रूर ध्यान देंगे। EJ मैके का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर से लोगों के प्रवसन के कारण हुआ। तो ये चीज़ तो उन्होंने वहीं पर ही बताया है, तो सही है। EJ मैके मानते हैं कि सुमेर से आए हुए लोगों के द्वारा के कारण हुआ। इन्हीं के समरूप प्रवसन के सिद्धांत के इतिहासविद DH गार्डन तथा मार्टिन व्हीलर का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिम एशिया सभ्यता के विचार के प्रवसन से हुआ, यानी जो वहाँ से विचार आया उसके कारण यहाँ पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव हुआ। इस अमलानंद घोष का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। स्टुअर्ट पिक्स, फेयर सर्विस, जॉर्ज F देल्स तथा रफीक मुगल आदि विद्वान स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मान्यता देते हैं। एम रफीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ। इन्होंने इस पुरानी मान्यता का खंडन किया कि हड़प्पा सभ्यता के पश्चिम मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। तो ये सब छोड़िए, बस आपका इतना ही काफ़ी है। ठीक है, इतना ही आपको याद करना है, बाकी इसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला ये मिलान करना है। ये खोज के बारे में दिया है कि किसने खोज की, किसका। तो हड़प्पा की खोज किसने की, तो आप सभी को पता है कि हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, दयाराम साहनी। तो ए का 3 देखिए कहाँ है, ए का 3 यही आंसर हो गया हमारा सी। बाकियों को भी हम देख लेते हैं। फिर हस्तिनापुर। तो हस्तिनापुर की खोज किसने की थी, तो हस्तिनापुर की खोज की थी बीबी लाल ने। तो ये आ जाएगा आपका चौथे में, बीबी लाल ने की थी। अच्छा यही देख लो ना आप, यहाँ पर भी दिया हुआ है। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया था, हस्तिनापुर का बीबी लाल ने, और तक्षशिला जॉन मार्शल ने, और कौशाम्बी NG मजूमदार ने। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये चीज़। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृतियों में, वैदिक संहिताओं में, और चांदी के आहत सिक्कों में। यहाँ पूछ रहा है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, तो आंसर है इसका ए, हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी।
मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। तो इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ये मिला मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से। तो ध्यान देंगे, आपको पूछ लेगा कि चांदी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा से। ये लोग राजस्थान के जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते थे। तो चांदी कहाँ से प्राप्त करते थे ये? तो नाम ये भी ध्यान रखेंगे, अजमेर और राजस्थान से। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो अभी हमने देखा लाल रंग का। ठीक है। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। सभ्यता की परिपक्व अवस्था में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियां थीं, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन की तथा दूसरे चित्रित मृदभांड की। मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। तो वही है, लाल काले मृदभांड ही पाए गए थे और लाल काले के बारे में ही यहाँ पर बताई भी जा रही है। तो इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको पढ़ना हो। ठीक है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल या कुषाण काल? तो आंसर होगा पूर्व आर्य काल, यानी आर्यों से पहले ही मूर्ति पूजा का आरंभ कर दिया गया था। जैसे कि आपको यहाँ पर देखिए संदेह हो, पुरास्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियाँ तथा मोहरों पर प्राप्त चित्र से हम यह अंदाजा लगा सकते हैं। और एक योगी की मूर्ति भी मिली है मोहनजोदड़ो से योगी की मूर्ति, जिसको शिव माना जाता है। ठीक है, कि शिव की मूर्ति है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये आर्यों से पूर्व ही इसका आरंभ माना जा रहा है, मतलब किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? गाय का, हाथी का, गैंडे का और बाघ का? तो ध्यान देंगे, गाय का नहीं होता था। ठीक है, यहाँ पर देखिए, हड़प्पा संस्कृति की मुहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गेंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि के अंकन मिलते हैं। गाय का महत्व वैदिक काल में प्रारंभ हुआ, यानी इस काल में गाय का महत्व था ही नहीं, तो इसलिए ये जो मुहरें होती थी उन पे गायों के चित्रण अंकित नहीं मिलते थे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चंदुहड़ो, कोटदीजी, सोहगौरा और देसलपुर? इसका आंसर है सी, सहगौरा। सहगौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है, जिसमें यहाँ अन्नागार होने का विवरण मिलता है। देखिए कितना बढ़िया फैक्ट यहाँ पर दे दिया है। मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है जिसमें यहाँ अन्नागार होने का विवरण मिलता है। चंदुहड़ो, कोटदीजी और देसलपुर तीनों हड़प्पा से जुड़े नगर हैं। चंदुहड़ो और कोटदीजी पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत में, तथा देसलपुर गुजरात राज्य में कच्छ में स्थित है। तो थोड़ा सा आप ये जो यहाँ पर लोकेशन दिया गया है कि ये चंदुहड़ो और कोटदीजी कहाँ पर है, तो ये पाकिस्तान में है, और देसलपुर कहाँ है आपका, तो गुजरात के कच्छ में है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। बाकी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको सहगौरा से क्या प्राप्त हुआ था, या पूछ लेगा आपसे कि मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये हुआ है सहगौरा से। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, फैक्ट अच्छा है, बढ़िया है, इसको आप बना लेंगे, नोट्स में लिख लेंगे। अगला है सुमेलित करने वाला, लोथल, कालीबंगा, जुता हुआ खेत, ये सारे साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो अगर आपने, फिर मैं वही कहूँगी, एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे तरीके से इसका आंसर आप दे ले जाएंगे। कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ था, तो यहाँ से प्राप्त हुआ था जुता हुआ खेत, बी का 1। तो बी का 1 देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसको हटाइए। ठीक है, फिर लोथल छोड़िए अभी, ये देखिए बनावली है, बनावली, तो यहाँ से मैंने आपको बताया था कि हल मिले थे, तो लकड़ी या पक्की मिट्टी दोनों के हल यहाँ पर मिले थे। तो बस अगर आपको थोड़ा सा ध्यान में होगा, मेरी बातों को आपने सुना होगा, तो हल के साक्ष्य मैंने नाम लिया। तो डी का आप देखिए 3 कहाँ है, तो डी का 3 यहाँ पर है, यहाँ 4 है, इसको हटाइए, आपका आंसर निकल के आ गया बी। तो आपको बहुत सारी चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं है, आप 1-2 चीज़ें भी याद ना, तो भी अपने आंसर तक आप ऐसे क्वेश्चनों में ईजिली आप पहुंच सकते हैं। और भी मिला लेते हैं।
ये लोथल से गोदीवाड़ा मिला है, ठीक है। और धौलावीरा से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है, ठीक है। हो गया आपका ये कंप्लीट। आगे देखते हैं, ये यही चीज़ है जो बताया गया है, ये वही सारी चीज़ें हैं। एक जूते हुए खेत की खोज की गई तो कालीबंगा से। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेत, वही चीज़ है कालीबंगा। देखो कितनी बार पूछा है ये देख सकते कितनी बार। फिर वही चीज़ आ गया मिलाने वाला। हड़प्पा से क्या मिला था, हड़प्पा, चलिए कालीबंगा ही देख लीजिए, तो जूता हुआ खेत मिला था हड़प्पा से, ठीक है। लोथल से गोदीवाड़ा मिला था, तो ये देखिए आपका सी का हो गया 4। तो सी का 4 कहाँ है, सी का 4 यहाँ भी है, सी का 4 यहाँ भी है, इन दोनों को हटाइए, ठीक है। फिर हो गया लोथल से गोदी मिला था आपका, तो बी का 2, तो बी का 2 देखिए कहाँ है, ये आंसर हो गया आपका डी, आंसर हो गया आपका डी। तो हड़प्पा से क्या मिला था, ये समाधान R37, लोथल से गोदी, कालीबंगा से जूता हुआ खेत और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति। तो ये भी ध्यान देंगे, ये दो जो अलग आपको मिल रहे हैं, बस इसी को आप याद रखिए। फिर वही है मिलाने वाला। हड़प्पा कहाँ है, अगर ऊपर आपने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा होगा, जहाँ पर खोज वाला दिया है तो उसमें आप आराम से लेंगे। हड़प्पा कहाँ है, रावी नदी के तट पर स्थित है। ए का 2 देखिए, आंसर आपका एक ही से निकल के आंसर आ गया बी, ये देखिए, ठीक है। बाकी देख लीजिए, हड़प्पा रावी नदी पर है, हस्तिनापुर गंगा, ठीक है, गंगा नदी पर है। नागार्जुन कुंड नाम से ही है कृष्णा पर। पैठन गोदावरी नदी से संबंधित स्थल है। तो बस जो अलग है उसी को आप याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, अब वही चीज़ें मिलाने, देख रहे मिलाने वाला कितना क्वेश्चन दे रहा है, और ये यूपी पीसीएस में बहुत ज़्यादा पूछता है। हड़प्पा, फिर आपका वही रावी नदी, ठीक है। देखिए ए का 3 बहुत जगह दिया है भाई, 2 जगह यही दे दिया है, ये दोनों हटाइए, आंसर हमारा उसी में से है। ए का 3, अच्छा ये है ए का 3, ठीक है। फिर आपका लोथल कहाँ है, लोथल, तो ऊपर देखा ना हमने लोथल, यहाँ पर देखिए, अच्छा लोथल इसमें था ही नहीं, तो लोथल का आप ज्ञात कीजिए। लोथल जो है ना गुजरात में भोगवान नदी पर है। तो सी का 1, तो सी का क्या बात है, मतलब दोनों एक सा ही दिया है कि उसको पता है कि बच्चों को ये चीज़ें अच्छे से याद होंगी। कालीबंगा कहाँ है, कालीबंगा ये है घग्गर नदी पे, ठीक है। तो देखिए कालीबंगा बी का 2 यहाँ गया, आंसर हो गया ए। और बाकी आपका लास्ट बचा रोपड़, तो इसका कोई ऑप्शन है, सतलज है, रोपड़ सतलज, ठीक है, ठीक है। रोपड़ सतलज, लोथल भोगवा, कालीबंगा घग्गर नदी पर, और हड़प्पा रावी नदी, ठीक है। हड़प्पा किस नदी का किनारे है, बस देख के आ रहे हैं, रावी नदी के किनारे है। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये हुआ आपका मोहनजोदड़ो से, इसका भी ध्यान रखेंगे। बाकी ये कितनी मीटर लंबी है, कितना मीटर क्या है, चौड़ी है, ये सब आपको किस दिशा में है, ये सब आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। विशाल स्नानागार की किस पुरास्थल से, यही है मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यहाँ पर पूछ रहा है, असत्य है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थी, कोई शक नहीं है। मातृत्व देवी की उपासना की जाती थी, बिल्कुल की जाती थी। और लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है, क्योंकि लोग लोहे से परिचित थे ही नहीं, आंसर है इसका डी। बाकी ये कहानी है, कुछ भी नहीं है इसमें, छोड़ दीजिएगा, वही चीज़ है वहाँ पे जो उसमें है क्वेश्चन में। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधित कार्यों के लिए, एवं अपने उद्योगों के लिए। तो आप सभी को पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में ये सारी विशेषताएं पाई जाती हैं, तो आंसर इसका डी होगा, उपयुक्त सभी होगा। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर भी हैं। हड़प्पा नामक पुरास्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। कालीबंगा से कृषि संबंधित साक्ष्य तथा अनेक संदर्भ स्थलों से ईंट के भट्ठे, मनका निर्माण के कारखाने आदि उद्योग संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार सभी चारों कथन सही हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, यानी कौन सुमेलित नहीं है। आलमगीरपुर कहाँ है, लोथल कहाँ है, कालीबंगा कहाँ है, और रोपड़ कहाँ है। तो यहाँ पर देखिए पढ़े जैसे लग रहा है, कहाँ सही है, आलमगीरपुर सही है, उत्तर प्रदेश में है। लोथल गुजरात में है। कालीबंगा हरियाणा में नहीं है, ये कहाँ है, राजस्थान में, ये राजस्थान में है।
आंसर हो गया इसका सी। और इसकी खोज किसने की थी? तो अमलानंद घोष ने की थी। ये भी एक आप ध्यान रखेंगे कि कालीबंगा की खोज किसने की थी? तो अमलानंद घोष ने की थी। कब की थी? तो 1951 में की थी। अगला है कि निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? उत्तर प्रदेश में एक तो आलमगीरपुर है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है, तो पहला एलिमिनेट कीजिए। लोथल कहाँ है? गुजरात में है, दूसरा भी हटाइए। आंसर आ गया आपका 3 और 4। आंसर हो गया डी। इस तरीके से आप एलिमिनेट करके भी आप चीज़ों को निकाल सकते हैं। जैसे कि ऊपर ही आपने पढ़ा लोथल गुजरात में है और कालीबंगा राजस्थान में है। दो तो होंगे नहीं, दो को आपने एलिमिनेट किया, आप अपने आंसर तक पहुँच गए। हड़प्पा सभ्यता के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, बनावली हरियाणा में है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है और राखीगढ़ी राजस्थान में है। तो हमने देखा कि राजस्थान में क्या था? तो कालीबंगा था, जबकि राखीगढ़ी कहाँ है? ये बनावली और राखीगढ़ी ये दोनों स्थान जो है हरियाणा से संबंधित हैं। ये देखिए हरियाणा के हिसार जिले में है। तो आपका आंसर हो गया डी। ठीक है, यही गलत है। अब फिर सुमेलित करने का दे दिया। मांडा कहाँ है? दैमाबाद कहाँ है? कालीबंगा कहाँ है? राखीगढ़ी कहाँ है? तो बस धड़ाधड़ या मिलाइए आप, या फिर तो ऊपर ही पढ़ रहे हैं। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है। डी का 2, बस आंसर निकल गया, सी है। ठीक है, और देख लेते हैं। कालीबंगा राजस्थान में है। जो दोनों नहीं है, ये दैमाबाद भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, बस एक नया है मांडा। तो मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। बस हो गया आपका। फिर वही चीज़ है, मांडा कहाँ है? मांडा है आपका जम्मू कश्मीर में। हुलास कहाँ है? अभी ऊपर देख करके हम लोग आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर देखिए हमने हुलास उत्तर प्रदेश में है, तो हुलास को मिला, ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और बालू पाडरी आपको नहीं पता है, तो यहाँ देखते हैं 2 से देखते निकलता है क्या आंसर हमारा। तो बी का है आपका 2, तो बी का 2 देखिए यहाँ पर भी दिया है और यहाँ पर भी दिया है, ये आपका हट गया बी का 2। और डी का 1, तो डी का 1 देखिए कहाँ है? डी का 1 यहाँ, आंसर हो गया आपका डी। ठीक है, आंसर निकल गया डी। बाकी बालू कहाँ है? तो बालू है आपका हरियाणा में। और पाडरी कहाँ है? तो पाडरी आपका है गुजरात में। तो ये 2 अलग नाम है, तो इनको आप याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? यानी सिंध में कौन अवस्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदूहड़ो या सुरकोटदा? अब इसमें भी एलिमिनेट करेंगे हम। हड़प्पा कहाँ है? ये है हड़प्पा पंजाब में, एक हटाइए। ठीक है, फिर आपका मोहनजोदड़ो, ये हमने देखा था मोहनजोदड़ो, और चंदूहड़ो, ये दोनों आपके कहाँ हैं? तो ये हैं आपके सिंध में। आंसर हो गया आपका बी, 2 और 3। बी है आंसर, 2 और 3। यहाँ देखिए, हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में, मोहनजोदड़ो तथा चंदूहड़ो दोनों सिंध प्रांत में, तथा सुरकोटदा गुजरात में स्थित है। तो सुरकोटदा कहाँ है? ये ध्यान रखेंगे कहाँ है? ये है गुजरात में, गुजरात में। और ऊपर भी हमने देखा गुजरात में। अभी एक चीज़ हमने देखी ऊपर क्या है? तो पाडरी, तो पाडरी और ये दोनों ही क्या है? सुरकोटदा, दोनों ही कहाँ हैं? ये हैं गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? भारत के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, अफगानिस्तान में। अभी हमने देखा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है ये। अगला है कि चंदूहड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, I.M.A. व्हीलर ने, सर ऑरेल स्टीन ने। तो इसका आंसर है ए, J.H. मैके ने इसका उत्खनन किया था। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर। ये कहाँ है? यूपी में। ये कहाँ है? गुजरात में। ये कहाँ है? राजस्थान में। तो बचा कौन? हड़प्पा। ये हो गया आपका बी, आंसर हो गया बी। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, पंजाब में है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, सौराष्ट्र में, राजस्थान में है। तो ये रंगपुर आपका ये सौराष्ट्र गुजरात में है। ठीक है, तो ध्यान देंगे। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है, जम्मू का, पंजाब का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का। तो ये यूपी का, हरियाणा में, जम्मू में हमने पढ़ा ही नहीं। बचा कौन आपका? ये पंजाब। तो आंसर है इसका पंजाब। ठीक है, तो ये पंजाब में है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में पूछ रहा है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और इनमें से कोई नहीं।
तो आप जान नहीं रहे हैं लोथल गुजरात में स्थित है। ठीक है, अगला देखिए, ऐसे तो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेगा, कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपका हिस्ट्री के क्वेश्चन गलत होंगे ही नहीं। वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है, माही नदी पर स्थित है, भगवा नदी पर स्थित है या भीमा नदी पर स्थित है? ये पूछ रहा है वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल, तो लोथल कहाँ है? गुजरात में। कहाँ स्थित है? भगवा नदी पर। आंसर हो गया आपका सी। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। कहाँ है लोथल? अभी हमने देखा कहाँ है, गुजरात में ही है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, पत्तन यानी बंदरगाह नगर था, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो ये था लोथल। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तभी हमने देखा लोथल ही है। ठीक है, आंसर है बी। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ? तो बनावली से, पढ़ते हुए आ रहे हैं ऊपर ही, बनावली से। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कालीबंगा, रोपड़, लोथल और पाटलिपुत्र। इसका आंसर तो आपको दिख ही रहा होगा, पाटलिपुत्र नहीं है। और आप लोग ना अपने अपने मतलब तरीके से भी इसको वीडियो के स्टॉप करके और खुद से अपने लेवल पे भी क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको लगे कि हाँ आपका गलत कहाँ हो रहा है और कैसे हो रहा है, किन कारणों से हो रहा है। ठीक है, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है, ये कई बार पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा हुआ है, और इसका आंसर है राखीगढ़ी। हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनवेरीवाला तथा राखीगढ़ी एवं धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता के 5 बृहद स्थलों की श्रेणी में आते हैं। छोड़ दीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन वही है, राखीगढ़ी। डी है आंसर। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी सिंधु, चेनाब, झेलम, गंगा। ये कह रहा है स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी कौन कौन सी नदियाँ थी? तो इसमें आपका सिंधु भी था, चेनाब भी था और झेलम भी था, लेकिन गंगा नहीं था। तो 4 कोटा या सभी चारों होगा नहीं, तीनों। आंसर हो गया आपका बी। आंसर हो गया आपका बी। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में और मातृशक्ति में। तो अब इस आंसर में कन्फ्यूजन है। एक तो ये है कि मातृशक्ति की पूजा तो होती थी, सही बात है, मातृ देवी की पूजा होती थी, ये 100% सही है, लेकिन यज्ञ प्रणाली भी पाई गई है। ये प्रणाली कर्मकांड, ये प्रणाली कहाँ से पाई? कालीबंगा से अग्नि वेदिकाएं पाई गई हैं। अग्नि वेदिकाएं, इनका साक्ष्य मिला है। तो हम कैसे अनुमान लगाने के कर्मकांडी नहीं था या यज्ञ प्रणाली नहीं थी, तो कहना मुश्किल है। तो इसलिए अगर ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे, बीपीएससी, तो ई लगा करके ही आइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं है, तो इसको छोड़िए आप, क्योंकि ये तीनों में से कन्फ्यूजन है और तीनों चीज़ों के साक्ष्य मिले हैं, तो संभवतः ये तीनों चीज़ें वहाँ पर रही होंगी। सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इस कारण उन लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। उत्खनन से प्राप्त स्त्री मूर्तियों की बहुलता से मातृशक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जाता है। पुरुष आकृतियों में शिव की पूजा अनुमानित होती है। अग्निकुंड यज्ञ वेदिकाएं भी प्राप्त हुई हैं। कहाँ से? कालीबंगा से। मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दफनाने से आत्मा और विश्वास का भी अनुमान लगाया जाता है। फिर भी कई विद्वान इसे मुख्यतः मातृशक्ति का उपासक मानते हैं, लेकिन इसका निश्चित तौर पर हम नहीं कह सकते कि उत्तर क्या है या क्या वहाँ पर धर्म पद्धतियाँ थीं। ठीक है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे इंद्र और वरुण का, पशुपति का, ब्रह्मा की, विष्णु की। तो पशुपति की मूर्ति पाई गई है, तो बस जाहिर सी बात है आंसर इसका यही होगा। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, क्लाइव, कर्नल टॉड। ठीक है, तो पहले जब हमने पहला वीडियो जो हमारा हिस्ट्री का, सबसे पहले हमने इन्हीं को देखा था। ठीक है, सर जॉन मार्शल। आंसर है सर जॉन मार्शल। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी।
जॉन मार्शल तथा ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव। देखिए ऐसा तो नाम थोड़ा सा अलग ही लग रहा है, ये तो पढ़ा हुआ नहीं लग रहा है। तो इस तरीके से आप कुछ चीज़ों को आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, आंसर है आपका ए, रखाल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हड़प्पा दयाराम साहनी, लोथल एस.आर. राव, सुरकोटदा जेपी जोशी, धौलावीरा वी.के. थापड़। तो आंसर है इसका डी, क्योंकि इसका जो खोद था ना ये बी.के. थापड़ ने नहीं बल्कि R.S. बिष्ट ने करवाया था। R.S. बिष्ट के द्वारा ये करवाया गया था। आंसर है इसका डी। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया, तो वो है ए कनिंघम। यहाँ पर दिया है कि ए कनिंघम महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की थी, किंतु वह हड़प्पा के टीलों के महत्व को नहीं समझ सके थे। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? R.D. बनर्जी, K.N. दीक्षित, M.M. वत्स, B.A. स्मिथ। तो इसका आंसर है डी, B.A. स्मिथ नहीं थे। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। वर्ष 1926 में माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के सर्वेक्षण से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी। तो वही सारी कहानी बताई गई हैं। ठीक है, छोड़ दीजिएगा इसको। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के साक्ष्य मिले हैं? तो ये आपका मिला कालीबंगा से, ध्यान रहे। ठीक है, यह प्रश्न विवादित रहा है, लेकिन इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि हाँ ये कालीबंगा से ही कालीबंगा से ही कुओं के साक्ष्य मिले हैं। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? पहले सोने के सिक्के आए कि आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के आए कि लोहे का हल या नगर संस्कृति? तो सबसे पहले आई थी अपन नगरी संस्कृति, जिसको हमने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी। ठीक है, तो 4 देखिए कहाँ है, इसको हटाइए, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है। उसके बाद से आप क्या आए थे, लोहे के हल, इसको हमने देखा था वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल। 3 देखिए कहाँ है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। उसके बाद से आपका आया था चांदी का सिक्का 6वीं सदी में। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 कहाँ है, यहाँ है, आपका आंसर हो गया डी। और सोने के सिक्के तो बाद में आए थे ना, कुषाण लेके आए थे, कुषाण नहीं, हिंद यवन शासक फर्नाडीज करके था। ठीक है, नाम मुझे याद नहीं है पूरा, कुंजलनेस करके था, वो लेके आया था। ठीक है, तो ये सही है इसका क्रम, ध्यान रखेंगे। बाकी इसमें वही कहानी दी गई है। ठीक है, कि कहाँ कहाँ क्या आया पहले। अगला है कि सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया, सोना का, तांबा का, चांदी का, लोहा का। सर्वप्रथम मानव ने, तो आप सभी को पता है ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को। तो इसका आंसर है सी। अगला है हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है, कालीबंगा से, लोथल से, धौलावीरा में या बनावली में? तो ये जो हाथी दांत का पैमाना मिला है, ये मिला है आपका लोथल में। तो आंसर इसका बी, लोथल। अगला है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो बताने की जरूरत नहीं है, लोहे की नहीं हुई है। ठीक है, लोहे की नहीं हुई है। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल में माना जाता है। तो लोहे का प्रारंभ कब से माना जाता है, ये भी आपका एक क्वेश्चन है। लोहे का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो उत्तर वैदिक काल से। ठीक है, अगला है कि निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में अवस्थित है? आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो और बनावली। तो आप सभी को पता है बनावली। ठीक है, ऊपर ही पढ़े हैं हम लोग इसको अच्छे से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
मोहनजोदड़ो हड़प्पा रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। तो ये तो आपका हो गया गलत, तीसरा आपका गलत है। आंसर निकल के आ गया आपका ए, क्योंकि धातु था तो तांबा जानते थे, तांबे के बारे में, चांदी के बारे में जानते थे, तो ये सब धातु ही तो है, धातु की तो श्रेणी में आता है ना। तो ये हो गया आपका आंसर ए, क्योंकि तीसरा हमारा गलत है। यहाँ देख लेते हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, लोथल एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। सैंधव सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। सड़कों के दोनों किनारों पर पक्की नालियां बनाई जाती थीं, जिन्हें बड़ी ईंटों अथवा पत्थर के टुकड़ों से ढका जाता था। इस समय सोने तथा चांदी के आभूषण बनाए जाते थे। तांबे के साथ टिन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता है। क्वेश्चन है आपका ये कि कांसा किससे किससे मिलकर के बनता है कांसा? तो ये बनता है तांबा प्लस जिंक से, प्लस ये जिंक से मिलता है। टीन कह सकते हैं, जिंक कह सकते, तांबा और कांसा है ना, कांसा है। तो ये तांबा और टीन के मिलने से बनता है। ये क्वेश्चन है आपका साइंस। ठीक है, साइंस का ये क्वेश्चन है। अगला है, कथन दिया है और कारण। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं क्योंकि वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो सुबह ही हमने जो हमने वीडियो मतलब वो किया था, आपको सेंड किया गया था दोपहर में, सुबह बोली, दोपहर में जो आपको पॉलिटी का वीडियो सेंड किया गया था, इस तरीके को क्वेश्चन हम लोगों ने खूब उसमें सॉल्व किया। तो क्या एकमात्र यही कारण हो सकता है कि खुदाई के दौरान ही प्रकट हुए थे? ठीक है, अब वो विलुप्त हो गए, बिल्कुल हाँ, ये बात सही है कि खुदाई के दौरान जो ये स्थल हैं वो प्रकट हुए थे, लेकिन कह रहा है कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। अब विलुप्त हो गए, सही बात है, विलुप्त हो गए हैं, कुछ ही का हमने संरक्षण किया, बहुत तो विलुप्त हो गए हैं। वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, सही बात है, दोनों सही है, लेकिन विलुप्त का कारण यही नहीं है। ठीक है, तो आंसर इसका हो गया बी, कि ए और दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर है वो सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। आंसर है इसका बी। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ये मिला है आपका धौलावीरा से। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है। पहली राखी गढ़ी हमने देख लिया। यह गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। यहाँ से उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की गईं। इन खोजों में शैलकृत जलकुंड महत्वपूर्ण है। यानी जलकुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला है? साक्ष्य तो वो मिला है धौलावीरा से। ठीक है, वो भी शैलकृत, तो ध्यान देंगे। अगला, धौलावीरा जिस राज्य में अवस्थित है वो है गुजरात में, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में। तो ये कहाँ है आपका? गुजरात में ही है। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा या सुरकोटदा? तो ये है आपका धौलावीरा। धौलावीरा नगर आयताकार बना है। अब देखिए संरचना कैसी है, तो आयताकार है। इस नगर को 3 भागों किला, मध्य नगर एवं निचले नगर में विभाजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से, संघोल से, कालीबंगा से या धौलावीरा से? तो सेम ही क्वेश्चन है, धौलावीरा से हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था? धौलावीरा ही है। ठीक है, धौलावीरा नामक प्रमुख हड़प्पाई पुरास्थल गुजरात राज्य के कच्छ जनपद में स्थित है। धौलावीरा नियोजित नगर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। धौलावीरा नगर में अत्यंत नियोजित ढंग से अलग अलग नगरीय आवासीय क्षेत्र विकसित किए गए हैं, जो संभवतः विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों और एक वर्गीकृत समाज पर आधारित थे। यह प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध हैं।
यहाँ पर बांधों की श्रृंखलाओं का निर्माण किया गया था तथा संबंध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। यहाँ से जल संचयन प्रणालियों तथा जल निकासी प्रणाली के साथ साथ वास्तुशिल्प एवं तकनीकी रूप से विकसित सुविधाओं में नजर आने वाली उत्कृष्ट तकनीकी प्रगति, स्थानीय सामग्री के डिजाइन, कार्यान्वयन और प्रभावकारी उपयोग में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। तो कुछ भी नहीं ऐसा जो हम यहाँ पर नोट डाउन करते हुए चलें, ठीक है, तो छोड़ सकते हैं आप इसको, बिल्कुल पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ तो वही धौलावीरा से ही हुआ। निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विस्व संस्कार का प्रमाण मिला है? कुंतासी से, धौलावीरा से, लोथल से या कालीबंगा से? तो ये भी क्वेश्चन आपका विवादित है, छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए क्या बोल रहा है कि लोथल से सर्वाधिक 3 युगल समाधिकरण के साक्ष्य मिले हैं। तो सर्वाधिक समाधिकरण के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो लोथल से, ठीक है। कालीबंगा से 1 युगल समाधिकरण का प्रमाण मिला है। राखीगढ़ी से भी 1 युगल समाधि का प्रमाण मिला है। यदि संख्या को आधार माना जाए तो सही उत्तर सी होगा। यदि प्रमाण को आधार माना जाए तो सही उत्तर सी, छोड़ दीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मत पढ़िएगा इसको। हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं मानव समाधान, पशुओं के समाधान, आवासीय भवन या रक्षा दीवार? तो यहाँ से मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। और ये कहाँ है सनौली? तो सनौली है उत्तर प्रदेश के बागपत जिले बरौत तहसील के सनौली नामक हड़प्पन पुरास्थल से। यह कहाँ है? ये तो बागपत जिले में, बस इतना ध्यान रखिएगा कि सनौली कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में है, ठीक है। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी, अभी हमने मांडा पढ़ा था, मांडा वो कहाँ था? जम्मू कश्मीर में था। अब यहाँ पर आ गया मांडी। मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? इसलिए मैं आपको जब भी लोकेशन आता है कोई नया, तो मैं सबसे पहले वहाँ पर आपको नोट डाउन करवाती, क्योंकि लोकेशन बहुत पूछता है। इस बार मांडा पूछा था, मांडा कहाँ है? मांडा, और मांडा कहाँ था आपका? तो जम्मू कश्मीर में था। इस बार मांडी पूछा है, और ये देखिए 21 में ही पूछा था। तो ये जो मांडी है आपका, ये है उत्तर प्रदेश में। आंसर है इसका डी। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में या भारत में? तो इसका आंसर है डी, भारत में किया गया था, ठीक है। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया। वर्ष 1922 में राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो के उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति की गई है। तो कपास के सूत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कपास के सूत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं आपके मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो ये देखिए विशाल महल मंदिर का तो कहीं साक्षी नहीं मिला है, 1 हटाइए आप, और जैसे ही आप 1 हटाएंगे आपका आंसर आ गया बी, क्योंकि इनमें से ऐसा तो है नहीं कि इन सारे इतने ऑप्शन दिए हैं इनमें से कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो आंसर है आपका बी। वर्तमान तक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई में किसी मंदिर अथवा पूजा स्थल के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, अतः इस सभ्यता के धार्मिक जीवन का एकमात्र स्रोत यहाँ पाई गई मिट्टी और पत्थर की मूर्तियाँ एवं मुहरे हैं। इनसे यह ज्ञात होता है कि यहाँ मातृदेवी, पशुपति शिव तथा लिंग एवं योनि की पूजा और पीपल, नीम आदि पेड़ों एवं नाग आदि जीव जंतुओं की उपासना प्रचलित थी। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि किस किस की पूजा प्रचलित थी, ठीक है। पशुओं में हाथी, बाघ, भैंसा, गेंडा और घड़ियाल के चित्र मिले हैं, लेकिन घोड़े के चित्र का अभाव है। हालांकि घोड़े की अस्थियां लोथल, सुरकोटदा एवं कालीबंगा इत्यादि स्थलों से प्राप्त हुई, फिर भी घोड़े का उपयोग युद्ध के रथ को खींचने में किया जाता था, इस साक्ष्य का अभाव है। तो इस तरीके से हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। बी है हमारा आंसर, ठीक है। और बाकी आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि घोड़े का साक्ष्य कहाँ से मिला, घोड़े के अस्थियों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो लोथल, सुतगोड़दा और कालीबंगा तीनों जगहों से मिला है आपका, ठीक है, यहाँ से मिला है।
और ये जो चित्रकारी होती थी उनमें हाथी, बाघ, भैंसा, गेंडा, घड़ियाल थे, लेकिन यहाँ पर गाय नहीं थी। और गाय क्यों नहीं थी हमने पढ़ लिया, क्योंकि इसका महत्व वैदिक काल में बड़ा था। सिंधु घाटी सभ्यता में गाय का कोई महत्व नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो बिल्कुल सही है, कपास से वस्त्र भी बनाए जाते थे। और ये जो था ये ठीक है, इसमें धार्मिक तत्व तो उपस्थित थे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मातृ देवी, पशुपति, शिव, इन सब की पूजा होती थी, लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था, जिस तरीके से वैदिक काल में जाकर के हुआ था। वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में कर्मकांडीय स्वरूप हो गया था, पूरा का पूरा धर्म का कर्मकांडीय स्वरूप में, धर्म जो है कर्मकांडीय स्वरूप में बदल गया था। आंसर इसका सी। पढ़ लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सामान्यतः माना जाता है कि यह प्रधानतः लौकिक सभ्यता थी। इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे, किंतु वो वर्चस्वशाली नहीं थे। सिंधु सभ्यता में अनेक स्थलों से कपास के रेशों से निर्मित वस्त्र के साक्ष्य मिले, जिससे स्पष्ट होता है कि वहाँ के लोग इसका निर्माण करते थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? हड़प्पा से, चंदुहड़ो से, लोथल से या मोहनजोदड़ो से? तो ये प्राप्त हुआ है आपका मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुबड़ वाले बैल की आकृति युक्त मुहर की कलात्मकता की भूरी भूरी प्रशंसा मार्शल महोदय ने की। छोड़िए ये सब, बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो कुबड़ वाले बैल की आकृति युक्त मुहर मिली है वो कहाँ से मिली है। ठीक है, वो मिली है मोहनजोदड़ो से। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मुहरों पर नहीं मिलता है? तो हमने देखा बैल, हाथी, घोड़ा, भेड़। ऊपर ही हमने पढ़ा घोड़ा का, ठीक है, और गाय, दोनों का, गाय। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थलों से घोड़े के अस्थि प्राप्त होते हैं, लेकिन इनका अंकन किसी भी हड़प्पाई मुहरों पर नहीं मिलता है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर, गाय, घोड़ा, हाथी। तो 78 का है ए, शेर। शेर के अभी तक अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितने, इन्हीं में आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, इन्हीं चीज़ों में। तो आपको कई बार पढ़ना है इस चीज़ को, जब जाकर के चीज़ें याद होंगी। दिए गए विकल्पों में से गाय और हाथी के अवशेष तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, किंतु घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त होने के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। आधुनिक उत्खनन के निष्कर्षों के आधार पर अनेक प्रख्यात विद्वानों ने घोड़े के अवशेषों के सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त होने की अभिमत की पुष्टि की है। दूसरी ओर सिंधु घाटी के सभ्यता के उत्खनन से बाघ एवं चीता के अवशेषों की प्राप्ति का उल्लेख तो है, किंतु शेर का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। अतः तो देख सकते हैं किसका है, बाघ, चीता दे, बाघ और चीता के अवशेष पूछे तो हाँ ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिले हैं, लेकिन शेर का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। तो ये जो फैक्ट है इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला है, मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है बनावली से या कालीबंगा से, लोथल से या सुरकोटदा से? तो आंसर है आपका बी, ये चीज़ें बनावली से मिली हैं। तो इसे भी आप अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। इसको कई बार आपको रटना पड़ेगा, तब जाकर चीज़ें आपकी याद होंगी। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? रोमन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, यूनानी सभ्यता या मिस्र की सभ्यता? आप सभी को पता है, यह है डी, मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ। नील नदी विश्व की इस प्राचीन सभ्यता की आधार थी। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका, नील नदी का उपहार, नील नदी का उपहार किसे कहा जाता है? किसको कहा जा रहा है? मिस्र को कहा जा रहा है, ठीक है। इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर ये नदी ही नहीं होती तो ये जो क्षेत्र था, ये जो भूभाग था, ये रेगिस्तान होता। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी समकालीन सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। इसके समकालीन जो सभ्यताएं हैं वो कौन कौन सी हैं?
तो समकालीन सभ्यता भी पूछ लेता है, तो समकालीन सभ्यता किसके, तो इसके मिस्र की सभ्यता, सभ्यता की समकालीन सभ्यता कौन कौन सा था, तो एक था आपका मेसोपोटामियाई सभ्यता, मेसोपोटामियाई सभ्यता, और दूसरा था आपका सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है, उत्तर से दक्षिण यानी ऐसे पूछ रहा है। माया, एज़टेक, इसको देखो रटना पड़ेगा आपको या चित्र पर जाकर के देखना पड़ेगा। आंसर इसका डी। एज़टेक सभ्यता का विस्तार मेसोपोटामियाई के उत्तरी भाग पर था। मेसो अमेरिका के अंतर्गत मध्य मेक्सिको से लेकर ब्राजील, ये बहुत ही वो है, थोड़ा सा इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, बस रट लीजिएगा, छोड़ दीजिएगा इसको। ठीक है, इसके अलावा हम किसी और क्वेश्चन को देख लेंगे अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित, सिंधु, मिस्र, सुमेरिया या चीन। तो आंसर है आपका इसका सी, सुमेरियन सभ्यता थी। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे। तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन और बन जाएगा कि प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारक थे निम्नलिखित में से प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारक थे। और यहाँ पर यही चीज़ें आपका जो ऑप्शन यहाँ पर दिया वही दे देगा, तो आपको ध्यान रखना है ये कौन थे, तो सुमेरिया सभ्यता के लोग थे। ठीक है, इनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल एवं आदिम था। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। तो लिपि कैसी है सुमेरिया की, सुमेरिया सभ्यता की लिपि थी। कैसी लिपि थी, तो वो थी क्यूनिफॉर्म लिपि। ठीक है, क्यूनिफॉर्म लिपि। तो इस तरीके से हमारा यह सिंधु घाटी सभ्यता का जो चैप्टर था वो बिल्कुल समाप्त हो गया बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, हमने इसको देख लिया। बाकी अगला जो हमारा है वो है वैदिक काल। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसे भी हमको हल्के में नहीं लेना है। तो इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो अभी तक के लिए यहीं इसको हम समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।